अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है। आज हम कोरोना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ जुम्मे की रहमतों और बरकतों के साथ करता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की बीमारी का शिकार है। ये जरासीम एक से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से 100 और हज़ारों लोगों में ट्रांसमिट होता जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सबको इस वक्त गवर्नमेंट भी इसकी अवेयरनेस के बारे में लगी हुई है। पूरी दुनिया में लोगों को बताया जा रहा है कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़ इलाज से बेहतर है और सफाई निस्फ ईमान है। तो सबसे पहले नंबर पर यह है कि आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने हाथ अगेन एंड अगेन धोते रहें, किसी भी फालतू चीज़ों को टच ना करें, दरवाज़ों को, गाड़ियों के हैंडल्स को, सामान को। अगर आप कभी टच भी करते हैं तो उसके बाद अपने हाथ फ़ौरन वॉश करें। आपके पास हैंड सैनिटाइज़र्स होने चाहिए। अगर हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो जितना हैंड सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव होता है उतना ही एक घर में जो आम साबुन हम इस्तेमाल करते हैं वो भी उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं। सिर्फ ये है कि आप उस साबुन को जब हाथ धोना शुरू करें तो कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोते रहिए। उससे ये होता है कि 20 सेकंड से अगर आप कम देर के लिए करते हैं तो जरासीम ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं ख़त्म होते। 20 सेकंड के बाद ये होता है कि जब आप 20 सेकंड तक कर लेते हैं तो जरासीम के गिर्द जो एक चिकनाई की लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद ये वायरस दूसरे इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हुकूमत भी कह रही है कि जी आप लोग सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, घरों में रहें, बग़ैर बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें। उसका मेन रीज़न ये है कि नंबर 1, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में लग सकता है, दूसरे इंसान से तीसरे में, और इस तरह ये आगे से आगे फैलता जाता है। पहला तो जब आपने सेल्फ आइसोलेशन कर ली, आप अपने घर में ही बंद रहे, आपको जरासीम नहीं लगेगा, आपके घर वालों को नहीं लगेगा और आपके घर वालों से ये बाकी किसी इंसान को नहीं लगेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम बाजार जाते हैं लेकिन हम ना तो किसी से हाथ मिला रहे हैं ना किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो फिर हमें ये जरासीम कैसे लग सकता है। मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर एक ऐसा मरीज़ जिसे कोरोना वायरस डायग्नोज हो या उसे हो चुका और उसे ना पता हो, अगर वो कहीं से गुजरते हुए छींक मारता है या उसे खांसी होती है तो उसके साथ भी जब ये उसकी खांसी या छींक के जरिए भी ये जरासीम निकलेगा तो ये हवा में 4 से 8 घंटे तक सस्पेंडेड रहता है। अब आप ये सोचें कि एक इंसान एक बाजार में से गुजरा है, उसे खुद भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 14 डेज तक, 14 दिन तक होता है। 14 दिन तक कुछ लोगों में अलामात नहीं आती, उसके बाद आना शुरू होती हैं। तो आप सोचिए एक बंदा 8वें या 10वें दिन उसका कोरोना है, उसे हो चुका है लेकिन सिम्टम्स नहीं आए हैं और वो वहां पर कफ करके या स्नीज करके चला गया, जरासीम हवा में है। आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे, किसी से कोई हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन आप उस हवा से गुजरे हैं और आपने वहां सांस लिया और उस सांस के जरिए अगर आपके फेफड़ों तक चला जाए तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपको ये जरासीम लग सकता है। और आपको लगेगा, आपको भी नहीं पता होगा कि जी मुझे ये बीमारी लग चुकी है। उसके बाद आप इसी तरीके से किसी भी जगह पर जहां सांस लेंगे तो ये बाकी लोगों में जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जी जब आप किसी भी शख्स से कम्युनिकेट करते हैं तो कम से कम आपने 1 मीटर का गैप रखना होता है। 1 मीटर का गैप हम तब कहते हैं कि जी जब आपने एक दो कुछ छोटी मोटी बात करनी हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपने ज्यादा देर बैठना है तो कम से कम 2 मीटर या 6 फुट का फासला होना चाहिए। और हुकूमत, अब जैसे बहुत सारी जगहों पर कहा जा रहा है कि जी वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं वो मास्क यूज करें और वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं है मास्क यूज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जो इन्फेक्टेड नहीं भी हैं उनके लिए भी मास्क यूज करना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि वो हवा से, सांस के जरिए इस जरासीम को कैच ना कर सकें। नंबर 1, आपको बीमारी की अलामत का अभी तक नहीं पता कि मुझ में ये जरासीम है या नहीं है, तो एक तो मास्क लगाने से ये होगा कि अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो आप दूसरों तक ये बीमारी नहीं फैला सकेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता ये आपके जिस्म में है तो इससे दूसरों से भी फैलाने से आप बच जाएंगे, दूसरों को भी आप इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। एक चीज तो ये हो गई।
अब जहां तक हम बात कर रहे हैं सेल्फ आइसोलेशन की, कि आप घरों में रहिए, अपना बगैर ज़रूरत के जाना कम से कम कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। हैंड सैनिटाइज़र नहीं है तो मैंने जैसे कि बताया कि आप साबुन वगैरह से भी अपने हाथ धोएं, तब ये चीज़ हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट किसी चीज़ को टच कर ले तो ये जरासीम वहाँ पर बहुत सारी देर तक रह सकता है। लाइक अगर ये प्लास्टिक या लोहे के साथ या आयरन या मेटल के साथ अटैच हो जाए तो बहुत दफ़ा ये 24 घंटों से लेके 5 दिनों तक वहाँ पर रह सकता है और जिंदा रह सकता है। आप अगर उस दिनों में कभी भी उस चीज़ को टच करेंगे तो ये जरासीम आपको भी इन्फेक्ट कर देगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर एक चीज़ है कि लोग कुछ ये पूछते हैं कि जी आप हमें ये बताइए कि बहुत ज़्यादा ठंडे वेदर में या गर्म वेदर में हमें क्या बेनिफिट होगा, गर्मी में यह जरासीम ख़त्म हो जाएगा। अब अल्लाह ताला ने जिस्म का निज़ाम ऐसा रखा हुआ है, आप अगर अंटार्कटिका में भी चले जाएं, किसी बर्फानी इलाके में भी चले जाएं, अगर वहाँ का टेम्परेचर -20 भी है सपोज, तो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का टेम्परेचर 36.5 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। बाहर जो भी टेम्परेचर हो, आपके जिस्म का टेम्परेचर वही रहेगा जिसमें यह वायरस बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकता है। बहुत ज्यादा गर्म इलाके में अगर आप चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 50 भी हो बेशक, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा जिसमें ये वायरस या बैक्टीरियाज जितने भी हैं ये उसमें परवान चढ़ सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो पहले नंबर पर तो ये चीज आप अपनी क्लियर कर लीजिए कि गर्मी होने से या सर्दी होने से इस वायरस को कोई फर्क पड़ेगा, फौरन फर्क पड़ने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। दूसरे नंबर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गर्म पानी से नहाने से भी शायद ये जरासीम खत्म हो जाता है। गर्म पानी के नहाने से जो आपके बाहर कपड़ों पे लगा होगा या जिस्म पे होगा वो तो हट जाएगा, लेकिन जो आपकी थ्रोट में चला गया है, आपकी एयरवेज में है, वो तो नहीं खत्म हो सकेगा। वो तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसके लिए तो बड़ा आइडियल है। तो एक चीज तो ये आपको आज क्लियर हो गई कि आपने वेदर के उस उम्मीद में नहीं रहना कि जी मौसम गर्म होने वाला है तो ये जरासीम खत्म हो जाएगा। आपने एहतियाती तदाबीर पे अमल करते रहना है। जैसे आप अमल करते जाएंगे ये जरासीम खत्म होते जाएंगे। आज से 1400 साल पहले भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जी जब कभी किसी भी इलाके में वबाई अमराज फैल जाएं तो ना तो उस शहर से किसी को निकलना चाहिए, ना ही वहाँ पर किसी को आना चाहिए। तो आप देखें कि उस ज़माने में भी यही सबसे मुफीद एक तरीक़ाकार था बीमारी रोकने का, और अभी भी यही है। इस वक्त पाकिस्तान में भी कोरोना के जितने पेशेंट हैं वो सारे यही हमारे साथ एक बैड लक हुई है कि हमारे जो बाहर से पेशेंट आए शायद उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी या उनके सिम्टम ऐसे नहीं थे कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग हमारे माशरे में फैल चुके हैं इस वक्त। अब क्योंकि ये लोग फैले हुए हैं, किसी भी जगह पर कोरोना आउटब्रेक हमारे किसी भी शहर में हो सकती है, जैसे मुख्तलिफ इलाकों में होना शुरू हो भी गई है, तब भी आप लोग अपने घर में एहतियात कीजिए। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारे लोग इस वक्त डरे हुए हैं। नंबर 1 ये है कि ठीक है ये खतरनाक बीमारी है लेकिन इससे बचना मुमकिन है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि हो सकता है मैं और आप ऐसे हों कि जिन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा हमें फ्लू हो और हम कोई पेनाडॉल यूज़ करें, एंटी एलर्जी टैबलेट्स यूज़ करें और उसके बाद हमारा जिस्म ठीक हो जाए, हमें पता भी ना चले। आइसोलेशन की जहां पर सेकंड नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंस आती है वो ये आती है कि अब आप ये देखें कि आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपका बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा है, वो जरासीम के खिलाफ लड़ सकता है, आप ठीक हैं, हेल्दी हैं। और अगर आपको कोरोना हो आप तो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कहीं मार्केट गए, कहीं ऑफिस में अपने, कहीं बाजार में, कहीं हॉस्पिटल में, तो ये भी तो खुदा न खास्ता हो सकता है कि आपके जिस्म से ये जरासीम किसी ऐसे इंसान को लग जाए जिसको पहले से ही कोई लंग्स की बीमारी हो, जिसको शुगर हो या कोई और ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उसका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो। तो ये याद रखिए आप तो रिकवर कर जाएंगे, हो सकता है वो इंसान रिकवर ना करे। तो
तो आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है किसी इंसान की बहुत कीमती जान चली जाए। हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान इन्फेक्टेड होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे जो अपने पूरे खानदान की कफालत कर रहा हो। तो इस वजह से इस सेल्फ आइसोलेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहेंगे ये बीमारी उतनी कम से कम फैलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आजकल हम भी फेस कर रहे हैं वो ये है कि मैं डेली देखता हूँ कि वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो भी और वो लोग जो डॉक्टर नहीं है वो भी डेली ऐसी बहुत सारी पोस्ट भेज रहे होते हैं जिसमें कोरोना की डिटेल दी होती है, ट्रीटमेंट की डिटेल दी गई होती है, कहीं पर कोई हकीमी नुस्खे हैं, कहीं पर कोई हर्बल चल रही है कोई चीज़, कहाँ कोई कुछ तरीका इलाज बता रहा है, कोई कह रहा है जी किसी तरीके से इलाज हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर तो आप ये चीज़ याद रखिए कि इस तरह सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। अब एक मेडिसिन ऐसी है ये जो एक स्पेशलिस्ट डिसाइड करता है कि फला मेडिसिन मैंने फला मरीज को देनी है, वो उसके बॉडी सिस्टम को सबको असेस करने के बाद डिसाइड कर रहा होता है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और वही मेडिसिन जो एक मरीज की जान बचा रही होती है दूसरे की जान उससे चली जाती है। तो बराए मेहरबानी एक ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि इस तरीके से एक दूसरे को डिफरेंट पोस्ट भेजने से परहेज करें, एहतियात करें। ये भी तो हो सकता है कि कोई इंसान आपकी पोस्ट देखकर उस तरीका इलाज को अपनाना शुरू कर दे और उसकी वजह से उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है, मैंने अभी जैसे कि पहले बताया कि बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन वो लोग जिनको चेस्ट की बीमारियां हों, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उनको ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है और उनके लिए डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मीडिया में भी डिस्कस हो रही है कि लाइक एक तो इस बीमारी से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है जो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं या जो छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी डेंजरस है क्योंकि उनका मुदाफ़ती निज़ाम भी कमज़ोर होता है और बच्चों के लिए भी ये नुकसानदेह है। आपको एहतियात करनी है। आपका जिस्म मुदाफ़ती निज़ाम इतना अच्छा हो सकता है कि वो लड़े, लेकिन बच्चों के जिस्म में हो सकता है कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम उतना अच्छा ना हो। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप अपने घर में अगर ज़रा सा भी किसी इंसान को कोई भी अलामात हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में तकलीफ या सांस की तकलीफ, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। मैं दोबारा ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई क्लियर कट ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो मैं ये बता सकूं कि जी अगर एक ये अलामात मरीज में हो तो ये 100% कोरोना के मरीज में होती हैं। बहुत दफ़ा कोरोना का पेशेंट ऐसे है कि वो सिर्फ लूज मोशन की कंप्लेन के साथ आते हैं। तो अगर घर में किसी को अलामात हैं, चाहे वो डायग्नोज्ड है चाहे नहीं है, तब भी उसे आप आइसोलेट कर दीजिए। बच्चों को अलग रखिए, एक काम ये कीजिए कि अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि अपनी नींद पूरी लें, अपना पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल का कि जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अगर हम लें तो इसका क्या बेनिफिट है। अब जो स्टडीज़ हैं, एक तो पहले नंबर पे बात यह है कि दिसंबर से तो ये कोरोना वायरस चाइना में आया, जिसके बाद ये बीमारी तेज़ी से फैलना शुरू हुई। इवन इन चाइना अभी तक डेटा कंपाइल नहीं हुआ, अभी तक स्टडीज़ प्रूवन नहीं है। कुछ पेशेंट्स में यूज़ करवाई गई होगी, यूज़ हुई है, लेकिन कोई क्लियर कट अभी तक इंडिकेशंस नहीं है हमारे पास कि जी आप 100% दें। ठीक है, बहुत सारे लोगों की तरफ से सजेस्टेड ये स्टडीज़ आ रही हैं, लेकिन CDC और FDA ने अभी तक इसके ऊपर 100% गो ऑन नहीं दिया। तो आप लोग बजाय इसके कि सेल्फ मेडिकेशन करें, जैसे अभी ये थोड़ा सा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का फेमस हुआ, मशहूर हुआ, मार्केट से दवाई गायब हो गई है। अब जिस बंदे को मलेरिया के लिए भी इस दवाई की ज़रूरत है, उस बेचारे को भी ये दवाई नहीं मिल रही, वो कोरोना से बच जाएगा, मलेरिया के हाथों मारा जाएगा।
तो इस वजह से आप पैनिक ना हो, परेशान मत हो। जब इसकी क्लियर कट गाइडलाइन आएंगी सबको पता चल जाएगा। और खुद से ये अब 90% लोगों ने ये HCQ सिर्फ इस वजह से लिया है क्योंकि उन्हें डिफरेंट पोस्टों में मिल रहा है, फेसबुक पे पोस्ट आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि जी HCQ आप यूज करें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस बीमारी से बच जाएंगे। इवन मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इवन अभी डॉक्टर्स भी 100% श्योर नहीं है। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाएं, खुद से ना करें सेल्फ मेडिकेशन। तीसरे नंबर पर बात आ जाती है हमारी उन पेशेंट्स की जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हों, उनके बारे में। अब प्रेग्नेंट फीमेल अगर तो वो भी आइसोलेशन में है, बाकी मरीजों के दरमियान में रहती हैं, तो उन्हें तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट उनके बच्चे के लिए खतरा नहीं है, तो उन्हें भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वो भी अगर अपने आप को आइसोलेट रखेंगी, अपना खाना पीना अच्छा रखें, टाइम पे लें, तो वो ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इम्यूनिटी आपकी वीक नहीं होती प्रेगनेंसी के साथ, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो इसकी वजह से शायद जरासीम का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप पर हो सकता है, वो नहीं है। उसकी कुछ खास स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये लोगों को हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये जहाँ तक अभी हमने बात की है कि कुछ अब हमारे माशरे में स्पेशल बच्चे भी हैं, स्पेशल किड्स हैं, वो उनके लिए ये है कि अब हर स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनकी ख़ास कुछ बीमारियां होती हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हुए, वो थोड़े से प्रोन होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, उनका मुदाफ़ती निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता। मैं दोबारा यही बात कह रहा हूँ कि तमाम लोगों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का या स्पेशल बच्चों का सिर्फ एक ही इस बीमारी से बचने का हल है, वो ये है सेल्फ आइसोलेशन। अगर खुदा ना खास्ता किसी में कोई फीचर आते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए अपने किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए। पहले तो ये कीजिए कि बच्चे को फौरन हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें सिर्फ सिंपल नज़ला ज़ुकाम है। आप अपने डॉक्टर से टेलीफोन पे या वीडियो कॉल के ज़रिए कांटेक्ट कीजिए, उन्हें अलामात बताएं, वो आपको मेडिसिन देंगे। और जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, अब जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे मेरे पास आ रहे हैं जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है और वो समझ रहे हैं कोरोना है, हम उन्हें सिर्फ सिंपल एंटी एलर्जी दे रहे हैं, पैनाडॉल दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनके फीचर्स ठीक हो रहे हैं। अभी तक मेरे किसी पेशेंट में इस तरह नहीं हुआ कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई सांस की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई हो या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी हुई हो। अभी तक 99% पेशेंट्स में ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों में भी आपको अगर कोई तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाइए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाने की वजह से उनकी जो अलामात है वो ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे अलामात जाती जाएंगी आप भी रिलैक्स होते जाएंगे। बच्चों के खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, टाइम पे उनको डाइट दीजिए, पानी उनका अच्छा रखें। और इसके अलावा अच्छा, कुछ हमारे पास बच्चों में और बड़ों में भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हैं जिनकी वजह से उन्हें स्टीरॉयड यूज करने पड़ते हैं। डेल्टा क्वार्टिल पर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जैसे सबको पता होता है कि जी जो डेल्टा क्वार्टिल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दवाई आपके मुदाफ़ती निज़ाम को थोड़ा सा वीक कर रही होती है, कमज़ोर कर रही होती है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो भी ये आपकी बेहतरी के लिए आपको दी जाती है, लेकिन इस दवाई की वजह से कुछ लोगों में इन्फेक्शन जल्दी होने का चांस होता है। वंस अगेन, आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है, कोई भी ऐसा शख्स है जिसे इन्फेक्शन हो गया है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि ऐसे मरीज़ जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं या डेल्टा क्वार्टिल पर हैं, तो उन्हें सबसे पहले अलग करके अलग साइड पे रखिए, अलग कमरों में रखिए और वो इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ किसी तरीके से कम्युनिकेट ना करें। क्यों? क्योंकि ये मरीज़ ऑलरेडी इनकी इम्यूनिटी कम है तो इनको इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है, इसलिए इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शायद अपने इन्फेक्शन के बाद आपकी बॉडी उससे फाइट कर ले, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को इन्फेक्शन लगा देते हैं जो आगे ना बच सके, तो इसमें आप कसूरवार ज़रूर है मेरे ख्याल से। तो आप अपने आप को लिमिटेड रखिए, तो इस तरह बहुत सारे लोग आपकी वजह से भी बच जाएंगे और ये भी एक किस्म का सदका जारिया होगा।
अच्छा, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि जी गर्म पानी से हम किस तरह बच सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बात अभी पहले भी ये बताई है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके अगर कपड़ों पे जरासीम है, आप कपड़े धो लेते हैं, जरासीम मर जाएगा क्योंकि आप सोप यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, या जो भी डिटर्जेंट यूज करते हैं उससे मर सकता है ये। आपने गर्म पानी से जितना भी आप ज्यादा गर्म पानी करेंगे उसका एक नुकसान ये होगा कि आप अपनी स्किन जला लेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी से आप शावर का भी ना सोचिए, पीने का भी ना सोचिए, क्योंकि अगर ये एक दफा आपके जिस्म में चला गया तो इसको ऐसी बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहां पर ये रह सकता है। अब कितना गर्म पानी होगा जो आप पी लेंगे, आप पिएंगे अपना गला जला लेंगे, गला जल जाएगा, उससे आपकी इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप सिंपल जो एक परहेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप अपने आप को लिमिटेड करते जाइए। जितना लिमिटेड करते जाएंगे आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। और पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, जितना अच्छा पानी पिएंगे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। घर में कोशिश ये करें कि आप एक्सरसाइज ज़रूर रखें। जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उस एक्सरसाइज से आपका मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। जितना आपका मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रांग होगा उतने ही आपके चांसेस कम हैं। अच्छा, अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि जी अगर हम स्टीम लेना शुरू कर दें तो स्टीम से हम कितना बच सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का सिस्टम एक ऐसा रखा हुआ है, लाइक आप किसी बहुत ज़्यादा धुएं वाली जगह पर चले जाएं, आपको थोड़ी सी खांसी तो होती है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट उस स्मोक का हमारा जो एयरवे है वो रोक लेता है, तो वो पूरे जरासीम आपके जिस्म में उस तरह नहीं जाते। आप स्टीम जितनी भी गर्म स्टीम ले लेंगे वो आपको फेस तक ही रहेगी, बाकी अंदर जाते जाते वो नॉर्मल हो चुकी होगी। तो उस स्टीम से हाँ ये बेनिफिट ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी को चेस्ट कंजेशन फील हो रही है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है, कोई लाइक खुदा न खास्ता अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और वो स्पेसिफिक मेडिकेशन से स्टीम लेता है, तो यह है कि उसकी एयरवेज थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएंगी, थोड़ी सी सांस की जो तंगी थी नालियों की वो खुल जाएगी, वो आराम से सांस ले सकेंगे। नॉर्मल हालात में भी अगर किसी कोई बंदे को फील होता है कि जी मुझे नज़ला ज़ुकाम है, मैं रेशा नहीं निकाल पा रहा, तो वो भी स्टीम ले, उससे फ़र्क तो पड़ जाएगा। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूँ उस स्टीम से जरासीम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खुदा ना खास्ता इनहेल कर चुके हैं तो स्टीम लेने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने आप को फर्दर डैमेज होने से बचाएं कि आप सिर्फ इन तरीक़ाकार से कि जी मैं बहुत गर्म भाप ले लूँ जरासीम मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे कि आप जानते हैं मौसम बहार आने वाला है, आ चुका है। पोलन इस वक्त हमारे शहर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे इलाकों में इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट उसकी वजह से सांस की तंगी का शिकार हो जाते हैं। पोलन वाले पेशेंट्स में भी ये होता है कि उन्हें भी रेशे की शिकायत स्टार्ट हो जाती है, सांस की तंगी है, फ्लू भी साथ कुछ पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाता है। तो वो लोग जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनमें खुदा ना खास्ता अगर कोरोना हो तो वो डेंजरस हो सकता है, ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो इसलिए वंस अगेन आपका घर में रहना, मास्क यूज़ करना आपके लिए उतना ही बेहतर है। आप उतना ज़्यादा पोलन से भी अपने आप को बचा पाएंगे और इस जानलेवा इन्फेक्शन से भी। अब सब लोगों को ये बात पता है कि जी कोरोना का इन्फेक्शन लाइलाज है, डेंजरस बीमारी है, और इसके अलावा इस इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग क्रिटिकल हो जाते हैं। लेकिन इससे बचाव सिर्फ एक ही है, आइसोलेशन। आप अगर आइसोलेट हैं तो आप बच सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो तब भी मोस्टली लोग सिर्फ ये है कि वो नज़ला ज़ुकाम के बाद उनका मुदाफ़ती निज़ाम उन्हें बचा लेता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात सिर्फ ये है इस वक्त हमारी सोसाइटी के लिए कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी लोग बाज़ारों में भी घूम रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो इससे परहेज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ कि वो उनका घरेलू टोटकों के ऊपर वो लगे हुए हैं। कोई एक मैं पोस्ट देख रहा था जिस पे कहा जा रहा था कि जी कबूतर की
जो पोटा होता है उसकी झिल्ली खाएं तो उससे वो कोरोना ख़त्म हो जाता है। वो भाई नहीं ख़त्म होता कोरोना। आप वो पोटा, पहले तो कबूतर ढूंढेंगे कहाँ से इस तरीके से कि उसका पोटा निकालें, पोटे की झिल्ली कैसे उतारेंगे, झिल्ली उतार ली तो उसके जो जरासीम है वो आपको पहले तो खा जाएंगे। तो इसलिए एहतियात करें, कोई ऐसे घरेलू टोटकों में किसी चीज़ में ना पड़े। जब बहुत इम्पोर्टेंट बता दी गई है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप एहतियात कीजिए। जितनी एहतियात करेंगे आप उतने हेल्दी रहेंगे। और इसके अलावा ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें। इम्यून सिस्टम का उसको बूस्ट करने का तरीका कार यही है, नंबर 1 खुश रहें, बिला वजह गुस्सा ना करें, चीज़ों से स्ट्रेस आउट मत हों, एक्सरसाइज रूटीन की डेली एक्सरसाइज अपने आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्रूट्स लें, जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं। जितना आप इस्तेमाल करेंगे आपका इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। इवन घर में ही अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज से भी आपका मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और कि 5 वक़्त की नमाज की ज़रूर पाबंदी कीजिए।